हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अक्षय और मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आज, इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक, जिसमें हम भारत के ग्रोथ रेजिलियंस अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे। एक प्रॉपर इकोनॉमिक एनालिसिस होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए। एक एग्जीक्यूटिव समरी अगर देखें हम तो ग्लोबल स्लोडाउन, मैक्सिको इन रिसेशन, राइजिंग यूएस रिस्क एंड रीजनल डाइवर्जेंस के बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर डिटेल में इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ग्लोबल आउटलुक, मेजर इंस्टीट्यूशन फोरकास्ट। आईएमएफ कहता है 6.2% से भारत ग्रो करेगा। आरबीआई एंड एस&पी ग्लोबल 6.5 to 6.9% लेके चल रहे हैं और मूडीज प्रोजेक्शन जो आप जानते ही हैं सब, एक इंटरनेशनल एजेंसी है, जो 6.3% को प्रेडिक्ट करती है। सो डिस्पाइट डाउनवर्ड रिविजन्स, इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ग्लोबली विद नो साइंस ऑफ रिसेशन इन द होराइजन। तो भारत देश में अभी जितना भी प्रोग्रेस ओवरऑल में आप देख रहे हैं, जितना भी डिमांड सप्लाई का हमारा भारत देश में चल रहा है, इट इज एट इन अ वेरी हेल्दी स्टेट। भारत का आगे बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है कंपेयर टू अदर नेशंस। भारत के अगले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। की मैट्रिक्स डैशबोर्ड में सबसे पहला आता है जीडीपी ग्रोथ, जिसमें 6.2 to 6.5% का मॉडरेट डिसलेशन फ्रॉम प्रीवियस हाइज दिखाई देता है। इन्फ्लेशन 4 to 4.2% मॉडरेटिंग, बट फूड प्राइस वॉलेटिलिटी रिमेन्स दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली फूड प्राइसेस अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी दिख ही रहा है भारत में। बैंक क्रेडिट ग्रोथ लेस देन 10%, स्लोइंग एज लेंडिंग बिकम्स मोर कॉशियस। इसका मतलब है कि लोग थोड़ा सा पैसा देने में अभी भी थोड़ा सा कतरा रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। पॉलिसी रेपो रेट 5.5% चल रहा है। आरबीआई पॉज्ड ईजिंग रेट कट्स एक्सपेक्टेड लेटर। तो अगर रेट कट्स फ्यूचर में होते हैं तो थोड़ा पैसा फ्लो करेगा मार्केट में, बट अभी 5.5% पे थोड़ा ईज नहीं कर रहा है अभी आरबीआई। तो ये एक थोड़ा सा इंडिकेटर हमें दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा ईज अगर हो जाए तो मे भी शायद फ्लो करेगा पैसा, बट इतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फिजिकल डेफिसिट लेस देन 5% ऑफ जीडीपी, मॉडेस्ट फिजिकल कंसोलिडेशन कंटिन्यूज एंड करेंसी रिजर्व $676 बिलियन, रोबस्ट कुशन सपोर्ट इकोनॉमिक रेजिलियंस। ये अच्छी खासी एक रेजिलियंस दिखाता है, जो कि अभी रिसेंट में भी काफ़ी डिस्कशन इसमें हुआ था जब पाकिस्तान और भारत की वॉर हुई थी कि किसके पास में ज़्यादा करेंसी रिजर्व्स हैं। तो भारत का नाम वहां पर भी एक अच्छे खासे गुड कंट्री में काउंट होता है और रॉबस्ट कुशन सपोर्ट इकोनॉमिक रेजिलियंस दिखाई देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं की वल्नरेबिलिटीज, थोड़ा रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, यूएस चाइना टैरिफ एस्केलेशन कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एक्सपोर्ट सेक्टर्स एंड सप्लाई चेन्स। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा यूएस चाइना का ट्रेड वॉर्स चलता ही रहता है। एक दूसरे को टैरिफ्स पे टैरिफ्स वो मारते हैं, एक दूसरे को नीचा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी किसी ना किसी तरीके से एक रिस्क की तरह अभी पड़ा हुआ है। और जैसा कि अभी हमने रिसेंट में देखा भी है कि भारत जैसे ही चाइना के साथ और भारत के साथ इनका ट्रेड्स थोड़ा सा डिफर करता है, तो भारत पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज दोनों ही उसके की प्लेयर्स हैं। क्रेडिट स्लो डाउन, अबंडेंट लिक्विडिटी बट सबड्यूड lending as banks and consumers remain cautious। ऑब्वियसली बैंक्स एंड ये लैंडिंग करने के लिए बैंक्स एंड जो कंज्यूमर्स हैं वो सभी लैंडिंग करने के लिए एकदम से तैयार नहीं है, तो क्रेडिट स्लो डाउन तो आने ही वाला है। वीक अर्बन कंजम्पशन, स्लोअर मोमेंटम इन रियल एस्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा, 2018-19 से काफ़ी एनपीएस जब बढ़ गए थे तो उसके बाद से ये थोड़ा स्लो डाउन है ही, बट अभी भी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। कोरोना के बाद मार्केट खुलना चाहिए था, बट इतना भी नहीं खुला है कि बहुत ही हाई पेस पे वो खुल गया है, बट स्टिल एक वीक अर्बन कंजम्पशन दिखाई देता है। अब कहने के लिए सब बोलते हैं कि नहीं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और काफ़ी रियल एस्टेट काफ़ी आगे बढ़ रहा है एंड मैन्युफैक्चरिंग, बट स्टिल एक स्लोअर मोमेंटम अभी चल रहा है। फूड इन्फ्लेशन परसिस्टेंस, अबव कंफर्ट लेवल्स स्पेशली अफेक्टिंग रूरल इंडियाज परचेसिंग पावर। क्योंकि रूरल रूरल इंडिया में हमारे पास में इतना अभी परचेसिंग पावर नहीं हो पा रही है, बिकॉज वहां तक रिसोर्सेज उतने इजीली नहीं पहुंच पाते हैं। ग्लोबल स्पिल ओवर्स, एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल शॉक्स में रेज इन्फ्लेशन प्रेशर्स। ग्लोबल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, स्पिल ओवर्स, एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी तो आएगी ही आएगी, एंड जियोपॉलिटिकल शॉक्स,
आपस में दो देश अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो हमारे ऊपर डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ता ही है। जैसे कि अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच में कुछ फाइट हो जाए, जैसे कि ईरान का और अभी इसराइल का हम लोग देख रहे हैं, तो ईरान से हमारा काफ़ी सारा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का बिजनेस होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक ग्लोबल स्पिल ओवर की वजह से हमारे को एक एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल शॉक्स आ सकते हैं। सेक्टोरियल एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक इम्पैक्ट असेसमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात करें तो इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ एंड राइजिंग एनपीएस, दो लेवरेज रिमेन्स मैनेजेबल, कॉशियस लैंडिंग एनवायरमेंट परसिस्ट। मतलब अच्छा स्टेट नहीं है बट फिर भी मैनेजेबल है और कॉशियस है, जिसमें बैंक्स लैंडिंग कर रहे हैं और एनवायरनमेंट एक अच्छा लैंडिंग का थोड़ा सा प्रिपेयर भी है, बट कॉशियसली आपको उसमें थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, तभी जाके बैंकिंग एंड फाइनेंस थोड़ा सा प्रॉपर मैनेजेबल चल सकता है। एंड फिर हम आते हैं रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन पे। तो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली आप लोन्स वगैरह उठाते हो और इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो थोड़ा सा डैम्पनिंग हो रहा है दिख रहा है इसमें। अर्बन डिमांड वीकनेस with high interest rates dampening affordability and investment appetite। तो ये थोड़ा सा अभी कंसर्न है, बट स्टिल वी कैन डू दैट कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा फंडिंग हम लोग उठा सकते हैं, बट देयर इज अ इशू ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, जो कि थोड़ा सा ईज होने की संभावना भी है आने वाले समय। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, ट्रेड डिसरप्शंस एंड ग्लोबल स्लोडाउन रिड्यूसिंग ऑर्डर इनफ्लोज अफेक्टिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। तो ये कहीं विदेशों में अगर कुछ फाइट्स चलेंगी आपस में, या कुछ ट्रेड के जो पैक्ट्स हैं उनके एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो भारत के भी एक्सपोर्ट्स पे उसके साथ इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसकी कंट्री के साथ वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो जितना भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स सारे हमारे वेस्ट चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक रिस्क बना हुआ है अभी ग्लोबल सिनेरियो में। Agriculture and rural economy. Slight easing in inflation from vegetable harvest, but food price volatility continues, affecting livelihoods। ये थोड़ा सा अभी है इम्पैक्ट अभी भारत में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेंट में कोविड के बाद जो अभी मार्केट ओपन अप हुआ है उसमें अभी थोड़ा सा इशू भी चल रहा है, और ईयर ऑन ईयर जो डिमांड है वो काफ़ी हाई लेवल से बढ़ती चली जा रही है। तो फूड प्राइसेस की वॉलेटिलिटी जो है वो अभी कंटिन्यू है, अफेक्टिंग द लाइवलीहुड्स। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, services and digital adoption remain strong export drivers with muted impact from global headwinds। तो ये देखेंगे आप तो अपना आईटी सेक्टर काफ़ी तेज़ी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो रही है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। सर्विस सेक्टर भी हमारा इकोनॉमी का भी मोर देन 50% अपना इनकॉर्पोरेट करता है पूरे भारत के जीडीपी को बढ़ाने में। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क पे। कुछ की वॉच पॉइंट्स फॉर 2025-2026 हम देखते हैं। पहला, क्रेडिट ग्रोथ, मॉनिटर लेंडिंग पैटर्न्स एंड लिक्विडिटी ट्रांसमिशन टू रियल इकोनॉमी। ये थोड़ा जाने वाला है, बढ़िया वॉच पॉइंट्स हैं हमारे ये कुछ। अगर आपको वॉच पॉइंट्स नहीं समझ में आता है तो थोड़ा सा आप इसमें डिटेल में देखिए कि की वॉच पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जिससे हम लोग अगर देख के पता लगा सके कि हमारी एक जीडीपी ग्रोथ या ओवरऑल इकोनॉमी हमारी कैसी है, उसको हम लोग वॉच पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफाइन करते हैं। जैसे क्रेडिट ग्रोथ कैसी है आपकी, इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री कैसी है, आरबीआई पॉलिसी मूव्स क्या ले रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसका फ्रेमवर्क कैसा रन कर रहा है। तो क्रेडिट ग्रोथ में देखेंगे तो मॉनिटर लेंडिंग पैटर्न्स एंड लिक्विडिटी ट्रांसमिशन टू रियल इकोनॉमी। तो रियल इकोनॉमी को किस तरीके से वो लेंडिंग कर रहे हैं या लिक्विडिटी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि हमारा क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है। मार्केट में कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा बना के रखा है, मतलब वो रिटर्न भी अच्छा करता है। तो क्रेडिट ग्रोथ से पता लगता है कि यहाँ पर लेंडिंग भी ईजी होगी और उसका रिटर्न भी ईजी आ जाएगा, तो इकोनॉमी अच्छी मूव करेगी। इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, ट्रैक फूड प्राइस वॉलेटिलिटी एंड कोर इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। अब इन्फ्लेशन मतलब आप मार्केट में जाओगे, कुछ भी फूड इन्फ्लेशन जो हो रही है हमारे हर एक प्राइसेस, उसकी फूड प्राइसेस बढ़ रही है घट रही है, तो आपको उससे भी अंदाजा लग जाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो
डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू में बराबर चल रही है, या फिर इसका प्राइसेस इतने बढ़ जा रहे हैं कि लोग कोई खरीद नहीं रहे और अनएम्प्लॉयमेंट तक की सिचुएशन हमारी बनती चल जा रही है। ध्यान रखना पड़ता है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री हमारी किस तरीके से जा रही है, क्योंकि फूड प्राइसेस और इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। आरबीआई पॉलिसी मूव्स। आरबीआई क्या करता है, फंडिंग करता है, कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। तो इसमें अगर देखें तो वॉच फॉर टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेट कट्स। कभी वो, अभी जैसा कि रिसेंट में 5.5 चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा बढ़ा दे और ज़्यादा टाइटन अप कर दे कि पैसा जाए ही ना मार्केट में, या फिर और लूज कर दे कि मार्केट में पैसा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो लेट्स डिक्रीज द रेपो रेट एंड लेट अस फ्लो सम मनी इनटू द मार्केट। तो आरबीआई उस पॉलिसी मूव्स को भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पता लगती है। जैसे कि अभी टाइटन अप है, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो मतलब इट इज़ ऑन द सेंटर। तो अच्छा खासा एक चल रहा है, जबकि पब्लिक के पास पैसा भी है और इतने रेट पे लोग लैंडिंग भी ले रहे हैं और बराबर से प्रोसेस चल रही है। एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सेस, ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो एक्सपोर्ट डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़िया रहेगी, मतलब भारत के साथ सब लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं। एक्सेस, ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब बाहर की कंट्रीज आ रही हैं आपके साथ पूरा बिजनेस कर रही हैं, तो आपका जो जितना भी मैन्युफैक्चर हो रहा है वो जा रहा है, तो आपको पैसा मिल रहा है, तो इकोनॉमी मूव हो रही है। तो ये कि क्रेडिट ग्रोथ, इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, आरबीआई मूव्स और एक्सपोर्ट डिमांड आपको डायरेक्टली डिफाइन कर देती है कि किस तरीके का हमारा फ्रेमवर्क जो है वो चल रहा है। तो ये वॉच पॉइंट्स थे कुछ। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस। इंडियाज इकोनॉमी शोज रिजिलियंस अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ये जैसा कि हमारे टॉपिक भी है। तो ग्रोथ रिमेन्स रोबस्ट एट 6 to 7% विद लो रिसेशन रिस्क। हमारा रिसेशन तो आने की कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि वेरी लो प्रोसेस है कि इसमें हमारा 2 क्वार्टर तक पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ नीचे जाने वाली है, बल्कि ग्रोथ बढ़ ही रही है और आने वाले समय भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत के अभी जो सिचुएशन है जिसमें भारत का पूरा एक मेक इन इंडिया की प्रोसेस ले लो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ले लो, एफडीआईज ले लो, सर्विस सेक्टर ले लो, अभी भारत के हर एक सेक्टर में सब लोग बहुत अच्छी तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सब प्रोसेस बराबर चल रहा है। भारत के जो एक एक कोना कोना है उसमें इकोनॉमी मूवमेंट बराबर से हो रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सब चीज़ें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, थोड़ा सा कॉशियस रहने की और वो सब की ज़रूरत है, बिकॉज कभी भी स्लो डाउन आ सकता है। ग्लोबल में रिस्क इतने सारे हैं, तो हमारे ऊपर इतने सारे बिल्टअप हो जाएंगे कि हम उस अच्छी खासी रेजिलियंस चीज़ को भी हम वीक कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की किस जगह में ज़रूरत है, बाकी हमारा बराबर चल रहा है। सो ग्रोथ रिमेन्स रोबस्ट एट 6 to 7% एट लो रिसेशन रिस्क, though slower momentum expected in 25-26 due to external headwinds and domestic challenges। थोड़ा सा डोमेस्टिक चैलेंजेस भारत का हमेशा ही रहा है, और एक्सटर्नल हेडविंड्स जैसा कि मैंने बोला, वॉर्स वगैरह हो रही है, कई इकोनॉमिक वॉर आपस में चल रही है, तो इस सब में भारत का थोड़ा सा रिस्क जो है वो थोड़ा सा भी बना हुआ है। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, फोकस ऑन डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स while monitoring global trade developments and policy responses। तो अभी क्या है, डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स जो है उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो आपका जो अपने हाथ में कंट्रोल है वो डोमेस्टिक डिमांड का है। तो वो जो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन सेक्टर्स आपके होते हैं, जैसे कि इंटरनल मेक इन इंडिया वाला, जैसा मैंने बोला कि अपना बनाओ और इंडिया में ही उसका ट्रांसपोर्ट करो, तो उसको आप देख सकते हैं कहाँ की नीड कैसी है। फूड प्राइसेस का आप देख सकते हैं, इंटरनली हमारा फूड का, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इकोनॉमी होता है, तो इस सब को थोड़ा सा टाइटन अप करने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव समरी देख लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, कि भाई आगे वर्ल्ड में या वर्ल्ड के फोरम पे हमारा क्या इम्पैक्ट चल रहा है, क्या किस तरीके से हम उसको अभी लेके चल रहे हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द कंसेंसस, द मेजर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, यूएन फोरकास्ट स्लो बट पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 2 to 3% इन 25-26। तो ये वर्ल्ड के फोरम पे अगर देखेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में वर्ल्ड के फोरम में ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा, तो 2 to 3% ही प्रोजेक्शन उनका दिख रहा है। नो रिसेशन एक्सपेक्टेड, वर्ल्ड में भी कहीं रिसेशन नहीं आएगा, स्लो रहेगा बट रिसेशन कहीं नहीं आने वाला। वर्ल्ड बैंक एक्सप्लिसिटली स्टेट्स अ ग्लोबल रिसेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड डिस्पाइट वाइडस्प्रेड डिसलेरेशन। तो जितना भी अभी वाइडस्प्रेड दिख रहा है कि डिसलेरेशन हो रहा है, थोड़ा डाउन हो रहा है, स्लो हो रहा है, बट रिसेशन का कोई चांस नहीं दिख रहा है 2025-26 में। बाकी आगे का देखते हैं, अगले साल के बारे में वो अगले साल ही पता लगेगा, बट जहां तक कि एक अनुमान लगाया जा सकता है, अभी आने वाले 3 से 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक इतना बड़ा कोई रिसेशन नहीं दिखाई दे रहा है।
कुछ कंट्रीज में, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जरूर जरूर उसका इम्पैक्ट लास्ट कुछ ईयर्स में भी और अभी आगे देखने को मिलेगा, बट इतना बड़ा कुछ नहीं है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, growth will be the slowest pace since 2008 outside of outright recessions and slowest decade since 1960s। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिसेशन नहीं आएगा लेकिन स्लो रहेगा, तो वही इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है। रिस्क टिल्ट, nearly all forecasters emphasize risks are tilted to the downside with heightened uncertainty। तो ये रिस्क टिल्ट सबका यही हो रहा है कि अनसर्टन है, क्योंकि हर जगह कोई वर्ल्ड वॉर करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपस में ही छोटी वॉर करने की कोशिश कर रहा है, कोई सिविल वॉर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपस में क्या हो रहा है, अभी रिसेंट में इंडिया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला था, जिसमें काफ़ी इकोनॉमिक स्लोडाउन्स इंडिया का होने की मतलब एक नज़र आया था। फिर इसराइल का काफ़ी टाइम से जो है वो वॉर चल रहा है, इधर यूक्रेन का चल रहा है। तो ये सब क्या है कि इनके जो पार्टनर्स है, इनकी जो टीम्स है, वो सब भारत के बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। तो वो एक रिस्क टिल्ट हमेशा दिखता ही है भारत की तरफ, और वर्ल्ड में भी इसका इम्पैक्ट ओवरऑल में दिख रहा है। ग्रोथ फोरकास्ट रेंज 2 to 3%, जैसे कि मैंने बोला। तो आईएमएफ बोलता है, जनवरी 2025 में उनकी रिपोर्ट आई थी, तो वो बोलते हैं इनिशियल प्रोजेक्शन फॉर बोथ 2025 एंड 26 इज 3.3%। आईएमएफ का अप्रैल का अपडेट आया, रिवाइज डाउन रिवाइज डाउन आफ्टर यूएस टैरिफ हाइक्स 3% इन 2026। तो थोड़ा सा क्या है कि उन्होंने स्लो डाउन किया जब टैरिफ्स यूएस के टैरिफ रिसेंट में दिखे थे तो 2.8% उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था। फिर वर्ल्ड बैंक ने 2.3% फोरकास्ट डाउन शार्पली फ्रॉम अर्लियर एस्टिमेट्स, थोड़ा सा उसने नीचे कर दिया पहले से। और 3.1 OECD 25 प्रोजेक्शंस 3% एक्सपेक्टेड इन 2026 एंड 2.8 यूनाइटेड नेशंस ने 25 2.9% इन 26। तो कुल मिला के 2 to 3% के बीच में इन्होंने प्रेडिक्शन मारा है। ऑल फोरकास्ट रिमेन पॉजिटिव बट वेल बिलो हिस्टोरिकल एवरेजेस ऑफ 3.5 to 4% ग्लोबल ग्रोथ, जो कि हमारा हिस्टोरिकली जनरली दिखता है, उससे काफी नीचे रहेगा, बट रिसेशन नहीं है। दैट इज व्हाट दे वांट टू शो। A widespread deceleration, the slowest pace since 2008 outside of outright recessions. World Bank chief economist Morgan Stanley forecasts a widespread deceleration with global growth at 2.9% in 2025 and 2.8% in 2026, the slowest outside the pandemic era. The 2020s will mark the slowest pace of any decade since the 1960s, according to World Bank analysis. तो इन सारी स्टेटमेंट से आपको एक चीज़ समझ में आती है कि ये स्लो डाउन में रहने वाला है, रिसेशन नहीं आएगा, बट बहुत अच्छा पहले के हिस्ट्री के हिसाब से भी नहीं है। तो ये डेकेड थोड़ा सा स्लो जाने वाला है। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी टाइटनिंग, persistent inflation, high borrowing costs and gradual decline expected। तो persistent inflation मतलब इन्फ्लेशन जैसे हमारी चल रही थी पहले से ही। सर्विस इन्फ्लेशन stayed elevated and underlying inflation remains above central bank targets in many economies। इन्फ्लेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल में इन्फ्लेशन बढ़ता ही है। पहले के ईयर्स से अभी के कंपैरिजन में देखेंगे तो इन्फ्लेशन तो परसिस्टेंट ही रहा है। हाई बोरिंग कॉस्ट, aggressive rate hikes have left borrowing costs high, dampening global demand across sectors। बैंक्स ने या जितने भी हमारे बोरो करने वाली एजेंसीज हैं फाइनेंस की, सब ने अपना रेट्स जो है वो थोड़ा हाइक करके रखा है कंपैरेटिवली, जितना पहले हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा डैम्पनिंग तो हो रही है। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में भी हमने डिस्कस किया, तो वर्ल्ड में भी इसका एक इम्पैक्ट है। जो वर्ल्ड में है वही इंडियन इकोनॉमी में है, तो इट इज़ ऑल इंटररिलेटेड एंड डैम्पनिंग ग्लोबल डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स तो हो ही रहा है। बट स्टिल आई से कि स्लो डाउन है, इट्स नॉट अ रिसेशन। Gradual decline expected. IMF sees global inflation at 4.2% in 2025, falling to 3.5% in 2026. But authorities remain vigilant. तो कहीं ना कहीं ग्रेजुअल डिक्लाइन तो दिख ही रहा है, एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा ग्रेजुअल होना चाहिए, बट अथॉरिटीज अभी विजिलेंट है कि ऐसा होगा कि नहीं। तो ये भी देखने वाली बात होगी आने वाले समय में, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग स्लो डाउन है, तो इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा इतना हाई नहीं होगा,
थोड़ा सा आईएमएफ जैसा सोच रहा है, थोड़ा सा तो गिरना चाहिए। ट्रेड टेंशंस एंड फ्रैगमेंटेशन। अब इसके बारे में अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो काफ़ी सारे न्यूज़ यूएस के रिलेटेड टैरिफ्स की आपने सुनी होगी। सेंचुरी हाई यूएस टैरिफ लेवल्स, effective US tariffs at levels not seen in a century, creating policy uncertainties। अभी क्या है कि यूएस ने अपने टैरिफ्स कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और अपने कंट्री ओरिएंटेड इतने ज़्यादा फेवर्स उसने कर लिए हैं कि आपने रिसेंट में एलॉन मस्क और यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प दोनों का आपने एक क्वारल भी देखा होगा। ये उसी का एक पार्ट है जो कि ग्लोबल लेवल पे भी एक इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज के साथ वो सिमिलर वे में कर रहे हैं। सेकेंड है 70% countries downgraded. Nearly 70% of country forecast revised down due to trade tensions and policy uncertainties. क्योंकि जब इतना सारा इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल में चल रहा होता है, टैरिफ्स हो रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं, इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, रिस्क हो रहे हैं, जितना वॉर चल रही है, तो 70% कंट्रीज भी अपना इकोनॉमी में थोड़ा सा मेजर्स लेती है और उसको स्लो और एक कंट्रोल्ड मैनर में लेके, कॉशियस मैनर में लेके चलने की कोशिश करती है। तो 70% कंट्रीज ऑलरेडी डाउनग्रेडेड लेवल में, इसकी वजह से ट्रेड टेंशन एंड फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है लेके चल रही है अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन करके। 0.3 to 0.4% फर्दर इम्पैक्ट, और थोड़ा सा देखो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसा ये दिख रहा है सामने। एडिशनल टैरिफ एस्केलेशंस could trim global output by 0.3 to 0.4 percentage points. So, without recent US tariff hikes, global growth would have stayed nearly 3.2% instead of falling to 2.8%. ये इसका 0.3 to 0.4% इम्पैक्ट इसका दिखाई दे रहा है ओवरऑल अपनी जीडीपी में, जो कि इस ट्रेड टेंशन एंड फ्रेगमेंटेशन की ही वजह से स्पेसिफिकली हो रहा है। दिस इज प्योरली ड्यू टू द ट्रेड टेंशन एंड फ्रेगमेंटेशन। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सप्लाई शॉक्स। हाँ, इसके बारे में अब थोड़ा देख लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, ऑनगोइंग डिसरप्शन किसकी वजह से हो रहा है? टू एनर्जी एंड फूड मार्केट्स। तो सैंक्शन इम्पैक्ट्स वहां पर दिख रहे हैं, सैंक्शंस इम्पैक्ट वहां पर बहुत ज्यादा, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस उस पर मारे गए हैं। तो ग्लोबल का काफी सारा एनर्जी का डिमांड रशिया और यूक्रेन ही पूरा करते थे, खास करके रशिया। और फूड मार्केट्स भी उसके काफी सारे वहां से रिमूव किए गए हैं, जैसा कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा जब रशिया से बहुत सारी एजेंसी, बहुत सारे कंपनीज ने अपना जो सेंटर्स है वो सारे रिमूव किए थे वहां से। मिडल ईस्ट टेंशंस, ऑब्वियसली यहाँ पर ईरान का बहुत बड़ा और इसराइल में बहुत ज़्यादा बड़ा एक वॉर चल रहा है रिसेंट में। रिस्क टू ऑयल एंड कमोडिटी सप्लाईज, पोटेंशियल इन्फ्लेशन रीइग्नाइशन। तो पोटेंशियल इन्फ्लेशन रीइग्नाइशन का मतलब है कि जो पहले हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन्फ्लेशन होगा, वो हो रहा है, क्योंकि ऑयल मतलब सब कुछ, ऑयल इज रिलेटेड टू एवरी ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाईज, सब कुछ। तो कमोडिटीज सप्लाईज और ऑयल की वजह से ये हमारा पूरा का पूरा इन्फ्लेशन का रीइग्नाइशन दिख रहा है। सप्लाई चेन फ्रेजालिटी, ऑब्वियसली सप्लाई चेन भी हमारी अफेक्ट होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नेगेटिव सप्लाई शॉक रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी, फर्म्स पुलिंग बैक इन्वेस्टमेंट। नहीं डालते हैं ना, फिर आपस में एक दूसरे के साथ वॉर रहेगी तो ये सप्लाई चेन फ्रेजिलिटी अपने आप ही बिल्टअप हो जाती है, क्योंकि कोई भी लोग ट्रेड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। एस्केलेशन रिस्क, एनी न्यू कॉन्फ्लिक्ट और कमोडिटी डिसरप्शन वुड मैग्नीफाई स्लो डाउन। अभी कुछ भी फर्दर ऐसा कुछ होता है तो कुछ भी और आगे जाएगा तो 2.8% हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, या 2 to 3% के बीच में, तो ये और ज़्यादा नीचे स्लो डाउन के में थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका दिखेगा और फर्दर डाउन ही जाएगा। बट ऑब्वियसली अगेन फिर मैं बोलूँगा कि रिसेशन स्टिल नहीं होगा अनटिल अनलेस एक कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक वॉर होता है, या वॉर ना हो तो कम से कम एटलीस्ट अगर कोई ट्रेड या एक कोल्ड वॉर टाइप का या ट्रेड वॉर टाइप का अगर दो कंट्रीज के बीच में भी छिड़ गया, तो एक इम्पैक्ट रिसेशन की तरफ काफ़ी कंट्रीज के ऊपर जाएगा। अदरवाइज स्लो डाउन ही फर्दर होगा। रशिया's GDP growth forecast lowered to below 1.5% in 2025 due to sanctions and low oil, क्योंकि ऑयल ही उनका एक्सपोर्ट करने का काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है, बट वो लोग नहीं बेच पाते हैं, तो लो प्राइसेस पे बेचते हैं, तो ऑब्वियसली वो लॉस में तो जाएगा ही। फर्दर और देखते हैं स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारी ओवरऑल ग्लोबल
इकोनॉमी को रोकने के लिए, तो लॉन्ग टर्म ड्रैग्स जैसे कि वीक इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, काफ़ी रीजन्स में जैसे जर्मनी वगैरह में अभी काफ़ी स्लो डाउन चल रहा है, और मैक्सिको में भी कुछ स्लो डाउन चल रहा है, तो कुछ वीक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स हो रहा है। एजिंग पॉपुलेशन, डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी एज कर रही है, तो वहाँ ऑब्वियसली स्लो डाउन थोड़ा सा होने की कंस्ट्रेंट बन रहा है। हाई डेट बर्डन्स लिमिटिंग फिजिकल स्पेस हो रहा है, हाई डेट बर्डन्स है, काफ़ी सारी कंट्रीज कर्जे में चल रही है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नीडेड फॉर मीनिंगफुल एक्सेलरेशन, कुछ मीनिंगफुल एक्सेलरेशन करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हमारे कई जगह में, काफ़ी सारी कंट्रीज में ये चीज़ किसी ना किसी वजह से, जैसे रिस्क बन रहे हैं तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे लॉन्ग टर्म ड्रैग्स वाले। और सेकंड देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स, मार्केट चैलेंजेस, टाइट फिजिकल स्पेस ड्यू टू डेप्ट सर्विस कॉस्ट ऑब्वियसली चल रहा है, लिमिटेड स्टिमुलस कैपेसिटी फ्रॉम इन्फ्लेशन प्रेशर्स, चारों तरफ इन्फ्लेशन का अगर प्रेशर रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा लिमिटेड स्टिमुलस कैपेसिटी तो किसी भी नेशन की बन जाती है, किसी भी इकोनॉमी की बन जाती है। लिमिटेड ग्रोथ डाउनग्रेड्स अक्रॉस डेवलपिंग रीजन्स, डेवलपिंग रीजन्स में ऑब्वियसली एक रिपीटेड ग्रोथ डाउनग्रेड्स होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक इंटरनल चैलेंजेस और दूसरी कंट्रीज पे रिलायमेंट वो अपेयर अप हो ही जाता है। एक्सटर्नल सपोर्ट नीडेड फॉर रिकवरी, तो एक्सटर्नल सपोर्ट ऑब्वियसली खुद अगर प्रॉब्लम में रहेगा तो कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट हमको मिल नहीं पाएगा, तो इकोनॉमिक इमर्जिंग मार्केट चैलेंजेस जो है वो इस तरीके के हमारे पास अभी बने हुए हैं फिलहाल। These long-term constraints mean a sharp rebound in growth is unlikely without major policy shifts or external support. बिना इनके तो नहीं होने वाला। नाउ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एडवांस्ड इकोनॉमीज के बारे में। सिग्निफिकेंट स्लो डाउन वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, जैसा कि ग्रोथ यूनाइटेड स्टेट्स की देखें तो 1.8% इन 2025 हुआ है, डाउन फ्रॉम 2.7% अर्लियर फोरकास्ट। जो पहले 2.7% की गई थी, तो पर 1.8 ही उनकी 2025 में जीडीपी ग्रोथ देखी गई है। सिमिलर कंडीशन यूरो एरिया की है, जो यूरो एरिया में भी 1% रियल जीडीपी ग्रोथ ही 2025 में देखी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स के रिस्क के बारे में 37% रिसेशन प्रोबेबिलिटी, टैरिफ अनसर्टिनिटी, वहाँ पर टैरिफ अनसर्टिनिटी की वजह से जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेसेस है वो काफ़ी हाई लेवल से इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिसमें रिसेशन की एक प्रोबेबिलिटी 37% तक पहुंच गई है, जो कि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी टफ है। और अगर वॉर्स कंटिन्यू रही और टैरिफ्स कंटिन्यू रहे तो हो सकता है कि ये रिसेशन की तरफ आगे बढ़ते चले जाए और शायद यूएस में रिसेशन आने की संभावना बने, बट मेरे हिसाब से इतना नहीं जाएगा। यूएस में काफ़ी स्मार्ट लोग बैठे हैं जो उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। पॉलिसी फेडरेशन होल्डिंग रेट्स, पॉसिबल कट्स इन लेट 2025, तो अभी थोड़ा रिलैक्स करेंगे, एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहेंगे अपनी इकोनॉमी को, जो कि काफ़ी स्लो डाउन की तरफ दिखाई दे रही है, बड़ी इकोनॉमीज भी स्लो डाउन की तरफ दिखाई दे रही है। यूरो एरिया में कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? हाई बोरिंग कॉस्ट, एलिवेटेड सर्विसेज, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और हाई बोरिंग कॉस्ट वहाँ पर बढ़ रही है, वहाँ पर भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है मार्केट्स की। रिस्क, एनर्जी शॉक्स, जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज, वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर रशिया का काफ़ी सारा, जितना भी हमारा जर्मनी है और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ऊपर, तो ये सारी कंट्रीज जो है वो रिलाई करती है रशिया पे फॉर द एनर्जीज, एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज पे। तो मिडिल ईस्ट और रशिया दोनों तरफ अगर वॉर्स चलेंगी तो बट ऑब्वियस है यूरो कंट्री थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी की तरफ चली जाती है। आउटलुक, रिकवरी, मॉडेस्ट पिकअप एक्सपेक्टेड इन 2026, कंडीशंस डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन, ईजिंग, पॉलिसी सपोर्ट। तो वल्नरेबिलिटीज, सप्लाई डिसरप्शंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, ये हमने सारी जो जनरली डिस्कस की है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बताया गया है। इसमें भी यही लिखा है कि 2026 में एक्सपेक्टेड है कि बढ़ जाएगा, लेकिन कंडीशन जो अभी प्रिवेल कर रही हैं, जिसमें हमारा इतना सारा सप्लाई चेन डिसरप्शंस और ये सारी वॉर्स और इन्फ्लेशंस राइज हो रही है, पॉलिसी सपोर्ट किसी को एक दूसरे को नहीं मिल पा रहा, तो इसकी वजह से हमारा अभी एक रिस्क बना हुआ है, बट 2026 में अगर सब कुछ ठीक चलता है तो इम्प्रूव होने की चांसेस है। एशिया, रिलेटिव रेजिलियंस, अब 4 to 4.5% चाइना की ग्रोथ चल रही है, फोरकास्ट कट डाउन टू प्रॉपर्टी मार्केट वीकनेस एंड स्लोअर एक्सपोर्ट्स। चाइना का कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से, जैसे यूएस का देखेंगे तो 4 to 4.5% उसका ग्रोथ जा रहा है, लेकिन स्टिल उसका भी अभी वीक और स्लोअर एक्सपोर्ट्स की वजह से थोड़ा सा डाउन चल रहा है।
ईस्ट एशिया पैसिफिक जापान की तरफ चलते हैं अगर तो ओवरऑल रीजनल ग्रोथ डिस्पाइट चाइनाज डिसलरेशन 4.5% के आसपास चल रहा है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। 5.8% अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है अभी तक का, जिसमें साउथ एशिया ड्रिवन प्राइमरली बाय इंडियाज कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। इंडिया की काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस साउथ एशिया में हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड की जीडीपी का भी एक इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा बन के आ रहा है, और साउथ एशिया में तो 5.8% का दिख रहा है। तो की रिस्क क्या है? स्लोअर ग्लोबल डिमांड, यूएस चाइना राइवलरी एंड ट्रेड डिसरप्शंस could impact the region's export dependent economies। तो अब एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज में अगर बहुत सारी कंट्री साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, तो बहुत सारी कंट्रीज इसकी वजह से रिस्क में आ जाती है, जो कि यूएस चाइना की राइवलरी से इम्पैक्ट होती है, या फिर जितनी भी बाकी कंट्रीज है उसमें यूएस चाइना कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है ही। तो वो एक इम्पैक्ट देखने को अभी इन रीजंस की वजह से रिस्क में चल रहा है। इमर्जिंग मार्केट्स मिक्स्ड परफॉर्मेंस। तो इमर्जिंग मार्केट्स की अभी मिक्स्ड परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं बहुत ज़्यादा लो है के बारे में बहुत डिस्कशन होता है। लैटिन अमेरिका के बारे में अगर देखें तो ग्रोथ उस पूरे रीजन में 2.3% 2025 में रही है। कंस्टेंट वीक ट्रेड स्ट्रक्चरल इश्यूज रहे हैं वहाँ पे भी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। चैलेंजेस इन्फ्लेशन का है यहाँ पे भी, और टाइट फाइनेंसिस है। तो ग्लोबली ये देखें तो इधर साउथ अमेरिका में भी, लैटिन अमेरिका में भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जो आप डिस्कस अभी तक किया है। तो इम्पैक्ट वही है, थोड़ा सा हाई सुपर एडवांस इकोनॉमीज नहीं है उधर की, बट स्टिल दे आर ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ सिमिलर इम्पैक्ट। और जहाँ तक कि है अर्जेंटीना की बात करेंगे, तो उसका अभी रिसेंट में मोदी जी का विजिट भी हुआ है, और काफ़ी ट्रेड वहाँ पर अच्छा बनने की चांसेस हैं। तो वो कंट्री शायद थोड़ा सा एक्सेल करेगी, बट बाकी कंट्रीज का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, एक सिंपल ग्रोथ दिख रही है बस। सब सहारन अफ्रीका, तो सब सहारन अफ्रीका हो गया थोड़ा सा सहारा के नीचे नीचे वाली कंट्रीज। तो वहाँ पर 3.7% प्रोजेक्टेड है। रिस्क ड्रॉट है वहाँ पे, सूखा पड़ता है, कमोडिटी प्राइस स्विंग्स होते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली। ड्रॉट की वजह से काफ़ी डोमेस्टिकली वहाँ पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। वल्नरेबिलिटी रिसेशन रिस्क इन फ्रेजाइल इकोनॉमीज, जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल इकोनॉमीज वहाँ की पड़ती है, जो कंट्रीज हैं वहाँ पे, उनमें सब में एक वल्नरेबिलिटी जरूर दिखेगी, क्योंकि वहाँ की कंट्रीज की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इतना भी स्ट्रांग नहीं है इस इम्पैक्ट की वजह से। क्योंकि डिस्ट्रप्शंस होंगे, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस रहेंगे, तो वहाँ पर कुछ इजीली अवेलेबल नहीं रहेगा, और थोड़ा इकोनॉमीज डाउन तो जाएंगे ही। मिडल ईस्ट में तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर अभी चल ही रहा है वॉर, तो उसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई देगा। 2.7% इन 2020 फिर भी कंपैरेटिवली ग्लोबल जीडीपी के बराबर ही है। और फ्यूचर में आने वाले समय में अगर ये वॉर रुक जाती है तो राइजिंग लेटर, तो 2.7% अभी इस साल रहने वाला है, और अगले साल बढ़ने की संभावना है। ड्राइवर्स हाइयर ऑयल आउटपुट, स्टेबलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टेबलाइज होने की बहुत ज़रूरत है। अगर कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइज नहीं होंगे और ऑयल आउटपुट्स वगैरह हमारे नहीं इंक्रीज होंगे उसकी वजह से, तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमारी मिडिल ईस्ट की वजह से ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा मार देगी। अपने तो मिडिल ईस्ट के रीजन में तो मारेगी मारेगी, बट और ओवर द वर्ल्ड में भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट इसका दिखेगा। अभी इसका रिस्क ऑब्वियसली इसराइल ईरान टेंशन है। ऑयल प्राइस की एक वॉलेटिलिटी दिख रही है अभी, काफ़ी लो प्राइसेस हो गए हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। लो प्राइसेस, सॉरी हाई प्राइसेस हो रही है, वॉलेटाइल हो रहे हैं। तो many emerging economies face persistent inflation pressures and limited fiscal space. Many emerging economies face persistent inflation pressures का मतलब है कि काफ़ी सारी इकोनॉमीज को इन सारे इम्पैक्ट्स की वजह से काफ़ी प्रेशर स्केल्स फेस करने पड़ रहे हैं, और लिमिटेड फिजिकल स्पेस मिल रहा है फॉर स्टिमुलस मेजर्स। तो कुछ मेजर्स भी ले नहीं पा रहे, क्योंकि उनका ओवरऑल जो सरकमफ्रेंस है इस चीज़ को फैलाने का, इन चीज़ को चेंज ओवर लेने का, कंट्रोल करने का, वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, और इन कंट्रीज से वो लिमिट डाउन हो जाता है। तो ये एक इम्पैक्ट ओवरऑल देखने को रहेगा, जो एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस चारों तरफ दिख रही है। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस एंड वॉच पॉइंट्स में 4 पॉइंट आते हैं।
मॉनेटरी पॉलिसी बैलेंस, ट्रेड डिप्लोमेसी, फिजिकल सपोर्ट, रिस्क मॉनिटरिंग। तो ये चारों चीज जो अभी हमने पहले डिस्कस की है वही चीज हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। एक सपोर्ट, एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, इन्फ्लेशन को कट डाउन करने की जरूरत है, जितने भी वॉर्स है उसको स्लो डाउन करने की जरूरत है कि ज्यादा इसमें आगे ना बढ़े वो चीज, और हमारा एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हमें एक तरफ से मिल जाए। ट्रेड डिप्लोमेसी जो हमारी है एक दूसरे के साथ बन जाए, जो पहले से बनी हुई है वो कंटिन्यू हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। वर्ल्ड बैंक की एनालिसिस सजेस्ट दैट resolving trade disputes and policy uncertainty could modestly boost growth above current forecast। जितने अभी अगर हम रिजॉल्व कर लेंगे इतनी सारी डिस्प्यूट्स जो हमारे पॉलिसी अनसर्टेनिटी वगैरह हमें देखने को मिल रही है अभी, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी 3% चल रही है, तो 3 to 4% की तरफ ऑब्वियसली अभी भी चांसेस है कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी चली जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के, आप आस पड़ोस में अगर एक दूसरे के साथ वॉर छिड़ जाए, एक जंग छिड़ जाए कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली लॉसेस तो होते ही है। तो यही चीज यहाँ पर है कि अपने उस चीज को छोड़ के अपने ग्रोथ के बारे में अगर इंसान सोचेगा, तो उसी तरीके से ये देश एक दूसरे की इकोनॉमीज जो है एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो आपस में एक अच्छा खासा डिस्प्यूट रिजॉल्व करके वो लोग ट्रेड कर सकते हैं और जीडीपी ग्रोथ को आगे लेके जा सकते हैं। तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस जो है, वॉच पॉइंट्स जो है हमारे, वो मॉनेटरी पॉलिसी बैलेंस कितना बैलेंस है नहीं है, ट्रेड डिप्लोमेसी कैसी है, इसका सपोर्ट कैसा है, रिस्क मॉनिटरिंग हम लोग एक दूसरे के साथ रिस्क मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं, इन सबसे पता लग जाता है। तो अभी क्या है, काफी वही वॉर के ऊपर आके बात रुक रही है, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल में ज्यादा दिख रहा है। अब हम बात करते हैं अपने भारत देश की इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में, कि अब इसका प्रेडिक्शन आगे कैसे जाने वाला है और अभी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो द माइलस्टोन, इंडिया विल बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025-26, जो कि ऑलरेडी बन चुकी है, ओवरटेकिंग जापान विद $4.19 ट्रिलियन जीडीपी। ये हो चुका है। अब भारत चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। ट्रेजेक्ट्री क्या है, बाय 2028-2030 इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच थर्ड प्लेस, सरपासिंग जर्मनी विद $5.7 ट्रिलियन जीडीपी। तो 28-30 तक, 2028-30 तक भारत जो है वो इसके भी आगे निकल जाएगा जर्मनी के, और तीसरा रैंक हासिल कर लेगा। फिर विजन क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन शो इंडिया बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी के एंड तक पहुंचते पहुंचते इंडिया अमेरिका और चाइना को सरप्लस करके टॉप की इकोनॉमी बनने की पूरे विजन में और पूरी संभावना है, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल के जो हैं वो प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं सब। क्योंकि यहाँ पर डेवलपिंग नेशन है और काफ़ी तेज़ी से सारे अ, तरफ से इसका बिजनेस और इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छी बूस्ट तरीके से काम कर रही है। द ड्राइवर्स, ग्रोथ पावर्ड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफर। तो ऑब्वियसली ये देखो आप, हमारे ड्राइवर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी जैसे कि इंडिकेटर्स की हमने बात करी, हमने परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करी, हम अभी यहाँ पर ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे खासे डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हमारे, देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कितनी अच्छी है हमारे पास में, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में क्योंकि पैसा है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमारा काफ़ी अच्छे तेज़ी से चल रहा है। और गवर्नमेंट भी, बैंक्स भी काफ़ी अच्छे कंट्रोल कर रहे हैं। पहले एनपीएस का बहुत इश्यूज हो गया था, उसको कंट्रोल कर चुकी है गवर्नमेंट। एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी होता चला जा रहा है, जिससे हमारी बहुत सारी डिफिकल्टीज जो है वो इजी ईज के फॉर्म में होती चली जा रही है। तो ये ड्राइवर्स हमारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल सक्सेसफुली बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द टॉप मोस्ट। 2025-2026 माइलस्टोन जो फोर्थ का था वो तो अटेन हो गया, 4.19। 7% प्लस ग्रोथ रेट, सस्टेन्ड हाई ग्रोथ रेट ड्राइविंग रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये हमारा टारगेट है। और अभी प्रेडिक्शन भी वही आ रहा है कि 6 to 7% भारत की इकोनॉमी रहने वाली है। तो ये हमारा माइलस्टोन था और है, और हम अटेन भी कर रहे हैं। तो इंडिया काफ़ी अच्छा राइजिंग स्टार की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी के लेवल पे, फोरम पे भी। करंट ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग जो इससे पहले थी, इंडिया 5वें स्थान पे था, जो कि अभी 3.89 से कूद के सीधा 4.919 जो ट्रिलियन है जापान की, इसको पार कर चुका है। तो की इनसाइड, इंडिया इज रैपिडली क्लोजिंग द गैप विद जापान एंड जर्मनी। जापान तो कर चुका है, जापानी जर्मनी का कर रहा है, with the highest growth rate among major economies. The $300 billion gap with Japan will be closed within 1 to 2 years। तो ये will be का अभी क्लोज हो चुका है जो गैप है,
ये इसलिए विल भी लिख रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल फिगर्स उसके कंफर्म करने वाले जो हैं वो अभी रिसेंट में ही आए हैं। तो इसका जो है अभी कुछ अगले क्वार्टर तक इसका फाइनल रिपोर्ट भी इसकी बन के तैयार हो जाएगी। इंडिया इकोनॉमिक टाइमलाइन अगर हम देखें तो 2025-26 में फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुकी है जापान के साथ आगे बढ़ के। 2028 में थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी, $5.7 ट्रिलियन जीडीपी सरपासेस जर्मनी करके। फिर 2030 में सॉलिडिफाइज थर्ड पोजीशन, तो उनका चाइना का और इंडिया का गैप काफ़ी बड़ा है, तो इसको सॉलिडिफाई करेगी अभी 2030 तक, ताकि क्लियर जापान और जर्मनी से आगे ही कंफर्म रहे पोजीशन उनकी। 2047 में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन $26 ट्रिलियन जीडीपी 15,000 पर कैपिटा। तो ये $15,000 पर कैपिटा ये भारत का एक टारगेट है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ एक टाइमलाइन के फॉर्म में दिख भी रहा है, और टारगेट भी भारत ने 2047 तक दिया ही है इस तरीके का। तो यहाँ तक अभी देखते हैं। फिर दोनों यानी थर्ड पोजीशन पे करने के बाद 2047 तक $26 बिलियन की इकॉनमी होने के बाद अगले 50 साल के अंदर अंदर भारत यूएस और चाइना दोनों को ओवरटेक कर ले, ऐसा हमारा इंडिया का इकोनॉमिक टाइमलाइन दिखाई देता है। द $26 ट्रिलियन विजन EY's 2047 projection. By India's centennial of independence, the economy is projected to reach 26 trillion, a dramatic transformation from today's 3.89 trillion. तो अभी भारत की जो 4.19 ट्रिलियन के आसपास में 3.89 से 4.19 ट्रिलियन की अभी हो गई है, वो 26 ट्रिलियन यानी 570% जीडीपी ग्रोथ, टोटल इकोनॉमिक एक्सपेंशन बाय 2047 का एक विजन लेके चलते हैं, जो ईवाई का प्रोजेक्शन है। और जिसमें पर कैपिटा ग्रोथ अगर देखें तो 435% इंडिविजुअल इनकम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब जो आदमी आज ₹1 कमा रहा है वो ₹435 कमाएगा, और जो 435 कमा रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 435 कर दो। तो इस तरीके से हमारा जो है एक प्रोजेक्शन बना हुआ है। EY अर्नस्ट एंड यंगस्टन एक अच्छी एक एजेंसी है जो प्रेडिक्शन मार के बैठी है। दिस रिप्रेजेंट्स अ 6-fold increase in GDP, with per capita income rising from approximately $2,800 today to $15,000 by 2040। तो ये आप समझ सकते हैं कितना हाई लेवल का भारत का एक पूरा का पूरा स्कोप है, और आने वाले 2047 तक भारत जरूर उसको टारगेट को अचीव कर लेगा। इस तरीके से उसका ग्रोथ आज के डेट कर रहा है। तो पॉजिटिव साइंस है। द डेमोग्राफिक डिविडेंड 1.4 बिलियन पॉपुलेशन साइज है, 28 मीडियन एज है, 65% वर्किंग एज। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी यंग पॉपुलेशन होने के साथ साथ पॉपुलेशन इन प्राइम वर्किंग ईयर्स जो 15 to 64 है, वो हमारी इकोनॉमी को इतना अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड देता है कि हमारी इकोनॉमी एक काफ़ी अच्छे रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में पूरा का पूरा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड पड़ा हुआ है, और फंक्शनल है, और रहने भी वाला है। की ग्रोथ इनेबलर्स ऑब्वियसली मेक इन इंडिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है। पीएम गति शक्ति हमारा बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेगा प्रोग्राम हमारा कनेक्टिंग रूरल एरियाज एंड रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पॉलिसी रिफॉर्म्स, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया हमारा इंप्रूवमेंट, एंड रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग चल रही है। तो ये सारी चीजें भारत ऑलरेडी की ग्रोथ एरियाज इनेबलर्स जो है हमारी ये कर चुका है एक्टिवेट। तो ये हमारी कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमारे भारत की पॉपुलेशन और ये सब पॉपुलेशन है, और जो हमारी मैन पावर है इसकी एवरेज 28 है, यंग है, सब लोग 65% वर्किंग है हमारे। तो एज और ये सब हमारे को इतना फेवर कर रहे हैं कि हमारे ये सारी चीज़ कैसे सक्सेसफुल होएगी, उसका एक इंडिकेशन यहाँ पर दिखता है। अब हम देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं हमारे को, जिसके वजह से हमारी जो इकॉनमी है उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी, या फिर अगर हम इसको नहीं ध्यान देंगे तो वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। तो उनको सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसमें क्रिएटिंग क्वालिटी जॉब्स फॉर ग्रोइंग वर्कफोर्स रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन हम लोग अगर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को नहीं कंट्रोल करेंगे और उसको एक दिशा, एक चैनलाइजेशन नहीं देंगे, तो हमारी जो बहुत अच्छी यूथ की जो पावर है हमारी, वो मिसयूज हो जाएगी, और मिसयूज चली गई अगर, तो हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे और हमारा टारगेट जो है वो फेल हो जाएगा।
तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ चलते हैं। लैंड एक्विजिशन, लेबर लॉज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नीड कंटिन्यूड मॉडर्नाइजेशन। अभी मॉडर्नाइजेशन की इनमें क्यों ज़रूरत है कि कई जगह हमारे जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई जगह हमारे बहुत सारे रिफॉर्म्स लेबर के लिए रिलेटेड चल रहे हैं, क्योंकि वर्कफोर्स को हमारे को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, कई जगह में हमारा एक तरह का लेबर जो है वो अनपेड रह जाता है। बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हमारे को वहाँ पर देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो स्ट्रांग बने। इसमें बहुत सारे गैप्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इसकी तरफ फेस होते हैं हमें। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ट्रेड टेंशंस, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, जियोपॉलिटिकल रिस्क कुड अफेक्ट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, तो ये सामने सामने सबके सामने ही है। क्लाइमेट चेंज हमारा अगर हो गया तो हम लोग इस चीज़ पे, जैसे अभी कोविड आ गया था, तो कोविड एक नेचुरल कैलेमिटी काइंड ऑफ हमारे सबके ऊपर, एक पेंडेमिक हमारे ऊपर आ गया था, तो हम सारी इकॉनमी को साइड रख के अपना सिर्फ एक मेजर्स ऐसे चला रहे थे जिसमें हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। तो उस समय इकोनॉमी की एक क्वालिटी जो होती है उसको हमें डिग्रेड करना ही पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या चीज़ पहले हम प्रायोरिटी में इम्पोर्टेंट है। ट्रेड टेंशंस, चाइना और यूएस, उसका बहुत बड़ा टैरिफ का एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो अभी चल रहा है वो ले सकते हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, किसी भी कंट्री के साथ वॉर चल रही है, वो ऑब्वियसली स्लो डाउन में जाएगी, और वो अपना जो ट्रेड उसने एक दूसरी कंट्री के साथ कमिट किए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे, उसमें ज़रूर कोई ना कोई एक इम्पैक्ट पड़ता ही है। Income inequality, ensuring inclusive growth that benefits all segments of society remains crucial. काफ़ी सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, इवन जो सबसे छोटा एक लेबर होता है जो इंडस्ट्री में, तो उनकी सैलरीज जो है हाई वाले लोगों की हाई बढ़ती चली जा रही है, और लो वालों की कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन होने की वजह से उतनी ही लो रह रही है या उससे नीचे चली जा रही है। तो इसको देखना भी, इनक्वालिटी को मैच कराना इनकम का बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमारी इकोनॉमी में जो है वो स्लो डाउन आ जाएगा कि, और डिमांड सप्लाई में जैसे अगर बात करें तो सप्लाई तो आएगा लेकिन डिमांड रेज ही नहीं होगी, सॉरी, डिमांड भी आएगी, सप्लाई भी आएगा, लेकिन वो परचेज नहीं होगा, क्योंकि परचेजिंग पावर गिर जाएगी। और तो इसकी वजह से हमारा जो है इनकम इनक्वालिटी को भी देखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इकॉनमी मूव होना बंद हो सकती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसको हमें साथ में केटर करते हुए चलना है। आगे देखते हैं कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरीके से रीशेप कर रहा है। तो रीशेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया इमर्जिंग एज ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब, रिड्यूसिंग ग्लोबल डिपेंडेंस ऑन सिंगल कंट्रीज। तो सिंगल कंट्रीज पहले सिर्फ अकेले ही एक मोनोपोली काइंड ऑफ चलाती थी, तो अभी एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनता चला जा रहा है विश्व के लिए। कंज्यूमर मार्केट पावर, growing middle class creating massive domestic demand, influencing global product strategy। तो कंज्यूमर मार्केट पावर हमारी बढ़ती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, डिजिटल लीप फ्रॉगिंग इन फिनटेक, हेल्थ टेक एंड एडटेक, क्रिएटिंग एक्सपोर्टेबल सॉल्यूशंस। अभी भारत के पास में फिनटेक का इतना बड़ा सॉल्यूशन है, इतना बड़ा हब है, अलग अलग आप स्टेट्स इसमें सिटीज में जाके देखेंगे तो बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, गुड़गांव हो गया, ये काफी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, साइबराबाद हो गया। भारत एक इतना बड़ा फिनटेक का सेंटर बनता चला जा रहा है। हेल्थ टेक में देखेंगे कितने हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेशन में आ चुके हैं, बड़े बड़े पैकेजेस लेके घूम रहे हैं, एडटेक हो गया। तो ये एक्सपोर्टेबल टेंडेंसीज भी हैं इनके पास। तो ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया जो है ग्लोबल इकोनॉमी को भी हमारा रिशेप कर रहा है, और भारत अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ा रहा है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ट्रांसलेटिंग इनटू ग्रेटर डिप्लोमेटिक लेवरेज एंड ग्लोबल गवर्नेंस पार्टिसिपेशन। तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है भारत की ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी है, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी अच्छा है। मोदी जी और अपने एमईए जो है अपना काफ़ी अच्छे तरीके से दूसरे कंट्रीज के साथ एक डील बना के रखे हुए हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किसी कितना भी टेंशन हुआ रशिया के साथ, लेकिन भारत ने सैंक्शंस के बाद भी उसके साथ ट्रेड किया, और सारे वर्ल्ड ने देखा कि किस तरीके से हम अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बना के कंट्रीज के ऊपर रखते हैं। तो आगे बात करते हैं भारत के इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पार्टनरशिप भारत की इंटरनेशनली काफ़ी अच्छी स्ट्रांग मानी जाती है। अभी रिसेंट टाइम में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड प्रधानमंत्री की पोजीशन जो है हमारी काफ़ी स्ट्रांग रिलेशंस बना बिल्टअप की है सारी कंट्रीज के साथ, खासकर कि यूएस, यूरोपियन यूनियन, रशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, या फिर साउथ एशियन कंट्रीज, या फिर अपना फार ईस्ट कंट्रीज।
तो इस तरीके से एशिया पैसिफिक और सारी कंट्रीज सेंट्रल एशिया में हमारे साथ सपोर्ट में रहती है। कुछ कंट्रीज को छोड़ के जैसे कि पाकिस्तान वगैरह हम लोग ज़्यादा इतना ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं रखते अभी ड्यू टू टेररिज्म। बट हम जहाँ तक कि इसको डिस्कशन देख रहे हैं कि भारत का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में काफ़ी मात्रा में बढ़ा है। गुजरात सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिसेंट में, अभी यूपी का काफ़ी सुनने में आया है। तो हर एक स्टेट में भारत के अंदर भारत से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पार्टनरशिप करने के लिए सारी कंट्रीज इंटरेस्टेड हो रही हैं। सबसे बड़ा फैक्टर की फैक्टर जो है यहाँ पर हमारे पॉपुलेशन है, जो कि काफ़ी ह्यूज हमारी पॉपुलेशन के बारे में सारे कंट्रीज जो है काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है, बिकॉज एक ही साथ एक ही जगह में बहुत बड़ा मार्केट उन्हें मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम भी अभी लगाया हुआ है। भले ही कुछ एरियाज में कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बट स्टिल इन्वेस्टर्स आर रेडी टू वर्क इन इंडिया एंड प्रोवाइड देयर मनी एंड इनफ्लोज टू इंडिया। सो ये काफ़ी कंट्री काफ़ी इसमें सिटीज़ में आपने देखी होगी, जैसे कि बैंगलोर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया है। हमारे हर एक सर्विसेज का आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखेंगे आप वर्ल्ड में, अगर इंडिया का एक हब देखें तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लास्ट कुछ रिसेंट ईयर्स में हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की बहुत हाई लेवल से ग्रो करी है। फाइनेंशियल सर्विसेज पहले इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो आया था। रिन्यूएबल एनर्जी भी अगर रिसेंट में देखें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें हुई है। तो इस तरीके से भारत की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इज अट्रैक्टिंग अनप्रेसिडेंटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। तो इसका एक इम्पैक्ट हर एक कोई जो हमारा नागरिक है वो इधर उधर हमारा डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता ही होगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी कंपनी में जो लोग कॉरपोरेट में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं उनको ये चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता रहेगा और उन्होंने खुद डील भी की होगी। रिसेंटली जब वर्ल्ड बैंक का या इंटरनेशनल एजेंसी कंट्रीज का जो इन्वेस्टमेंट होता था, हर तरीके से वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भारत में किसी न किसी फॉर्म में हमने आते हुए देखा ही है। और ट्रेड पार्टनरशिप्स के बारे में बात करें तो ट्रेड पार्टनरशिप यूएस के, रशिया के, सब सारी कंट्रीज के साथ, चाहे छोटी से छोटी कंट्री। अब रिसेंट में मोदी जी नमीबिया भी होके आए हैं, जहाँ से हमने काफ़ी कुछ चीता वगैरह भी हमने इंपोर्ट किए थे वहाँ से। तो अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप एक छोटी से छोटी कंट्री या बड़ी से बड़ी कंट्रीज के साथ इंडिया ने बना के रखे हैं। इवन वॉर के टाइम में इंडिया यूक्रेन और रशिया के वॉर में रशिया से काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा। तो ट्रेड पार्टनरशिप में भारत एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, जिसमें भारत रिसेंट टाइम में जो हमने टारगेट लिया है उसको अटेन करने के लिए हर तरीके से सक्षम है। तो अगर फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इसमें डालूं तो इंडिया अराउंड द वर्ल्ड 6 to 7% ग्रोथ के साथ अभी अच्छा खासा मार्केट में बना हुआ है। और वर्ल्ड फोरम में 2 to 3% की जो हमारी ग्रोथ है उसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए जो रिस्क हैं हमारे, जैसे वॉर के, ट्रेड वॉर्स के, आपस के डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन अगर हो जाते हैं तो बाकी चैलेंजेस जो हमारे हैं उसको हम कैटर कर सकते हैं बाय बिल्डिंग अप अ गुड फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन डिफरेंट कंट्रीज। एंड सारी कंट्रीज जो है वो उसी बेसिस पे अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है कि इंटरनेशनल रिस्क हमारे क्या पड़ रहे हैं या फिर टैरिफ्स किस तरीके से जैसे अमेरिका ले कर रहा है तो क्या इम्पैक्ट्स ग्लोबली उनके ऊपर पड़ने वाले हैं। तो डोमेस्टिक इश्यूज को भी वो उसी के अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी है देखने को मिलती है। तो इस डेकेड में स्लो डाउन ही है, रिसेशन तो किसी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। बट स्टिल वी हैव टू बी केयरफुल बाय टेकिंग लॉट ऑफ डिसीजंस व्हाइल मेकिंग स्ट्रेटेजिक चेंजेस इन आवर इकोनॉमी। सो इसी के साथ अभी यहाँ पर हम लोग अपना वीडियो क्लोज करते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो that I'm making. So if you will keep supporting, I'll be bringing more and more to it. Thank you.